तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। वो उसका नाम जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा है, महाजनपद। आदित्य जय हिंद। बाकी जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं सबको जय हिंद। सभी लाइक कमेंट फीडबैक सब कर दीजिएगा यहां पर। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। गौरव जय हिंद। महाजनपद। आज हम लोग देखेंगे महाजनपद क्या है भाई। ये महाजनपद जन से जब इंसान आया तो वो बनाया फैमिली यानी परिवार। क्या बनाया? फैमिली। ये फैमिली का जब संख्या बढ़ गया तो वो बन गया क्या? सोसाइटी। यही सोसाइटी कहलाया क्या? विलेज यानी गांव या ग्राम। ये विलेज आगे जब इसका संख्या बढ़ने लगा, ढेर सारे 10-12 विलेज हो गए, तो मिलकर के वो सारे कहलाए विश। ये जो विश है इनका जब संख्या बढ़ गया तो 10-12 विश बनकर मिलकर के बन गए क्या? जन। और जन जब अपना पद आगे बढ़ाए तो वो कहलाए जनपद। और जनपद जब और भी आगे फैले तो वो कहलाए महाजनपद। महाजनपद सबसे बड़ा यूनिट इन इंटायर एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री का सबसे बड़ा यूनिट अगर कोई है पॉलिटिकल यूनिट तो वो था महाजनपद। कैसे बना? कारण क्या था? कारण वो है आयरन। आयरन की खोज होने की वजह से इंसान जो वैदिक एज में इंडस के पास थे वो फैलने लगे गंगा की तरफ, यमुना की तरफ। इन सभी इलाकों में वो फैलने लगे। और इस फैलने के क्रम में क्या हुआ? लोग दूर दूर तक जो फैले तो अलग अलग शहर बना और वो शहर जन कहलाया। और वही जन जो है जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि आयरन की वजह से एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर और आयरन इन दोनों की वजह से इकोनॉमी, और इस इकोनॉमी की वजह से पॉलिटी ग्रो किया। समझे बात? यानी कि हर चीज का आखिरी पॉइंट क्या? इकोनॉमी। इकोनॉमी के ग्रो होने की वजह से बाकी चीजों का भी ग्रोथ हुआ है। यहां पर हम लोग देखते हैं इस एज में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों का डेवलपमेंट हुआ। ये दोनों इस महाजनपद के टाइम पीरियड में ही मेनली ग्रो किए थे। कितने थे महाजनपद? कुल मिला के एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री की किताब बोलती है कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद थे। सारे 16 महाजनपद के नाम मैं यहां पर आपको बोलते जाता हूं। आप अगर पेन एंड पेपर ले रखे हो तो नोट डाउन भी करते हुए चलना। काशी, कुरु, अंग, कौशल, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्वक, अवंती, गंधार और कंबोज। इस तरह से 16 महाजनपद थे। लेकिन हमें उतने नाम याद नहीं रखने, हमें याद रखने जो जो इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है मगध। तो हमें जानना है मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य जो है प्रेजेंट में जो बिहार है उसके जस्ट नीचे झारखंड आता है। तो झारखंड और बिहार का साउदर्न पार्ट और झारखंड का पूरा पार्ट मिला करके मगध बनता था एक्चुअली में। स्टार्टिंग का मगध, बाद में तो पूरा बिहार बन गया, लेकिन स्टार्टिंग में बिहार का जो साउदर्न पार्ट था, क्योंकि वो जंगल इलाका है, वहीं पर लोहा मिला, वहीं पर हाथी मिला, जंगल मिला, इसलिए। तो मेनली बोल सकते हैं कि ना साउथ बिहार वाला जो रीजन है या प्रेजेंट में गया और पटना
को मिला दे तो जो रीजन बनेगा वो मगध मेनली कहलाया स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड में। इस मगध का राजधानी था स्टार्टिंग में गिरिवज्र, और वही बाद में बन गया आगे जाकर के राजगिरी। गिरिवज्र पटना का ही पुराना नाम था। इस मगध के अगर हम लोग संस्थापक का बात करें तो उसके पहले, इसके पहले शासक को देखो जो थे बृहद्रथ, इसके पहले शासक हुए। इस मगध में जो सबसे पहला वंश आया उस वंश को हम लोग बोलते हैं हर्यंक वंश। हर्यंक वंश, हर्यंक डायनेस्टी। तो पहले हर्यंक डायनेस्टी को देखो, यहीं पर आपको मिलेगा सारा जवाब। देखो हर्यंक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बिंबिसार। इन्होंने कैपिटल बनाया था राजगिरी को, राजगिरी। बाद में गिरिवज्र भी हमें देखने को मिलता है कहीं कहीं किताब में, गिरिवज्र। और गिरिवज्र एक्चुअली में पाटलिपुत्र का पुराना नाम है, पाटलिपुत्रा का पुराना नाम है। पाटलिपुत्र सर सिर्फ 4 नाम ही नोट कर पाए। आदित्य नाम इंपॉर्टेंट है नहीं, वो बस मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट है ये जो मैं अभी बता रहा हूं, जो लिख रहा हूं। देखो हर्यंक वंश के जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो 2 हैं, इंपॉर्टेंट रूलर 3 है, सॉरी, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। अजातशत्रु और उदयन, यही 3 इसके इंपॉर्टेंट रूलर हैं। एक एक करके तीनों के टाइम पीरियड को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहां पर नाम आएगा बिंबिसार का। अगर बिंबिसार का बात करें जो 544 बिफोर क्राइस्ट से 492 बिफोर क्राइस्ट तक रूल कर रहे थे। ये बिंबिसार इस मगध के एक्चुअल संस्थापक है, एक्चुअल फाउंडर ऑफ मगध। ये जो बिंबिसार थे इनका थ्योरी क्या था, इनका मानना क्या था कि ना शादी करो और अपना पावर बढ़ाओ। मतलब शादी कर करके ये पावर बढ़ाने वाले व्यक्ति थे, तो शादी बहुत की। पहला इनकी जो फर्स्ट वाइफ, उनका नाम था महाकोसला देवी। महाकोसला देवी कौन थी? तो कौशल राज्य की बेटी थी, प्रसेनजित की बहन थी। याद रखिएगा नाम क्या, किसकी बहन है? प्रसेनजित की। याद रखिएगा सिस्टर है किसकी? प्रसेनजित, क्योंकि ये नाम अभी आगे भी आने वाला है। प्रसेनजित की बहन थी। जो दूसरी वाइफ थी, सेकेंड वाइफ, द सेकेंड वाइफ एक रेस्टोरेंट का भी नाम है जो दूसरी वाइफ थी उनका नाम था चेलना। ये जो चेलना थी ये वैशाली की राजकुमारी थी और इनके बेटे का नाम, इनके सन बेटे का नाम था अजातशत्रु, जो कि उत्तराधिकारी बनेगा, अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का प्रसेनजित से रिलेशन हो गया, कह सकते हो कि ना, सौतेले मामा वाला। और इसी चेलना से विवाह करने के वक्त इसे काशी उसी मिलता है दहेज में। नहीं, उसके बाद एक और यहां पर हमें दिखेगा, हाँ, वो उसका नाम है अजातशत्रु। चलो अजातशत्रु से मिलके आते हैं। अब यहां पर सॉरी, बिंबिसार के थोड़े फिलोसफी हम लोग देख लेते हैं, फिर अजातशत्रु से मिलेंगे और वहां पर आपको पता चलेगा कि इस अजातशत्रु का मानसिकता कैसा अजीब किस्म का था। तो बिंबिसार के अगर आगे के बारे में हम लोग देखें तो अंग राज को ये मिला लेता मगध में। अंग वही अंग जहां जिसको कि हम लोग कर्ण का इलाका बोलते हैं, अंगराज कर्ण। अंग जो कि वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। इस अंग को इसने मिला लिया मगध में। अजातशत्रु को अंग का राजा बना दिया था, बिंबिसार बेटा था तो बना दिया राजा। उसके बाद इसका एक्चुअली बिंबिसार का जो एक्चुअली दुश्मनी था वो था अवंती से।
अवंती से। तो अवंती का जो राजधानी था उज्जैन, उज्जैन, इस उज्जैन का राजा था चंड प्रोधत। दोनों में काफी जोर का दुश्मनी था, लेकिन झगड़ा, युद्ध में कभी कोई ना हारा ना जीता, बराबरी का युद्ध रहे। अल्टीमेटली क्या हुआ, चंड प्रोधत और बिंबिसार के बीच में हो गया दोस्ती, और दोस्ती होने के बाद मिलजुल के काम करने लगे। अब आता है बारी यहां पर अजात शत्रु का। अजात शत्रु, ये डेफिनेटली मिलेगा 492 से बिफोर क्राइस्ट से 460 बिफोर क्राइस्ट तक। ये जो अजात शत्रु है, क्या क्या, कौशल नरेश प्रसेंजित, प्रसेंजित उसका जो सौतेला मामा था वो प्रसेंजित, प्रसेंजित से युद्ध लड़ा, और युद्ध के बाद में क्या हो गया, दोनों में ट्रीटी, और उस ट्रीटी के बाद प्रसेंजित की बेटी से, प्रसेंजित की बेटी अजात शत्रु विवाह कर लेता है। यानी कुल मिलाकर यहां पर बोल सकते हैं अपने सौतेली बहन से इस तरह से विवाह किया है, अजात शत्रु विवाह कर लेता है। और उस विवाह के बाद अजात शत्रु, देखो अजात शत्रु जो था ना, बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान था, बहुत ही लड़ाई झगड़ा करने वाला, सबों को मारने वाला। इनफैक्ट अजात शत्रु ऐसा था कि जो लास्ट में अपने पिता को ही मारा। और इनफैक्ट बिहार साइड एक लोकगीत उसमें कहा भी जाता है कि बिंबिसार और अजात शत्रु ने कोई बाजी कभी नहीं हारी है, जो बंजर में फूल खिला दे वही सच्चा बिहारी है। तो अजात शत्रु को जानो, ये अजात शत्रु फैलना चाहता था चारों तरफ। इनफैक्ट अजात शत्रु का एक युद्ध हुआ, किससे, लिच्छवियों से, लिच्छवियों से। इस युद्ध में अजात शत्रु ने उस हथियार का इस्तेमाल किया जो बाहुबली ने भी इस्तेमाल किया था, उसको हम लोग बोलते हैं महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, बाहुबली में देखे थे, एक इस तरह से बना रहता था, उसमें पत्थर डाल दिया जाता था, गुलेल के साथ फेंकता था पत्थर, वो महाशिला कंटक। और रथ मूसल, बाहुबली में था एक रथ में चारों तरफ तलवार लगा हुआ, जिधर भी जा रहा सबको काटते हुए जा रहा था, वही रथ मूसल, इसका इन्होंने इस्तेमाल किया। अरे आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहां पर 32 सालों तक मगध में रूल करता है, और इसके बाद लास्टली अजात शत्रु, समझो पहले ये कि ना अजात शत्रु के साथ वही हुआ जो अजात शत्रु अपने पिता के साथ किया था। अजात शत्रु क्या किया था, राजा बनने के लिए अजात शत्रु अपने फादर बिंबिसार को मार दिया था। उसी तरीके से अब अजात शत्रु का भी बारी था मरने का। तो अजात शत्रु का जो बेटा आया उदाइन, उदाइन क्या किया, खुद अपने पिता यानी अजात शत्रु को मार दिया। तो इसे बोलते हैं जस करनी तस भोगन। हाँ, जस करनी तस भोगन, वही वाला हिसाब। अजात शत्रु अपने पिता को मारा, उस तरह से उदाइन भी अपने पिता अजात शत्रु को मारा। अब देखो, तो उदाइन अब आ गया गद्दी पर, चलो उदाइन से मिलते हैं। उदाइन 460 बिफोर क्राइस्ट से 444 बिफोर क्राइस्ट तक रूल किया है। ये क्या किया, पाटलिपुत्रा को थोड़ा सा और फैला दिया उदाइन। ये बोल सकते हैं कि गंगा से सोन तक के इलाके को मिला दिया और पाटलिपुत्रा नामक नगर बसाया। पाटलिपुत्रा नामक एक नया शहर, नया नगर बसा देता है डायरेक्ट। किलाबंदी भी करवाया, राजगिरी को हटा करके पाटलिपुत्रा को राजधानी बना देता है, और अपने टाइम में ये और फैलना शुरू करता है। और हिमालय से लेकर के आप बोल सकते हो हिमालय से मगध तक का इलाका में मिला। यानी मगध जहां पर था वो वहां पर एक प्लेटू होगा, छोटा नागपुर। हाँ, हिमालय से बोल सकते हो CNP, छोटा नागपुर प्लेटू तक का इलाका को ये मगध घोषित कर दिया। लास्टली रूल इसका भी चला। एक रूलर आया, एक व्यक्ति आया नागदशक, और वो कौन था, तो इस उदाइन का मंत्री था, मिनिस्टर था। कौन, नागदशक। नागदशक क्या किया,
इस अपने रूलर को मार करके खुद रूलर बन गया। समझ रहे हो बात? ये जो नागदशक था, ये जस्ट मिनट, हाँ, नागदशक जो था ये एक रूलर था, सॉरी मंत्री था, इसका आमात्य था, और ये खुद उदाइन को मार करके, यानी अपने राजा को मार करके खुद अपना एक नया साम्राज्य स्टेब्लिश किया, जो कि शिशुनाग वंश से जाना जाता है। शिशुनाग डायनेस्टी। देखो, शिशुनाग डायनेस्टी का अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो ही रूलर हुआ। पहला है शिशुनाग, पहला है शिशुनाग। ये जो शिशुनाग था ये और फैला, ये क्या क्या अवंती को भी मिला लिया, अवंती को मगध में मिला दिया, और वत्स को भी मगध में मिला दिया। वत्स गया के आसपास का इलाका था। राजधानी ये पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली बना दिया, और थोड़ा सा और एक्सपेंड करके बंगाल तक पहुंचने का प्रयास किया। इसके बाद अगला जो इसके बाद रूलर आया कालाशोक, शिशुनाग वंश में ही। कालाशोक, कालाशोक जो था ये पुराणों में भी इसका नाम मिलता है हमें, किस नाम से कि काकवर्ण है। इसी के टाइम में सेकेंड बौद्ध मीटिंग भी हुआ था। ये ज्यादा कुछ नहीं किया, बस पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता और ज्यादा कुछ नहीं करता है। अब आएगा नंद वंश, यहां से कहानी लेगा टर्न, नंदाज। नंद वंश में दो रूलर हुए, एक पहला जिसका नाम है, जो कि फाउंडर है, महापदम नंदा। तो पहले हम लोग महापदम नंद को देखेंगे, ठीक है। तो देखो, महापदम नंद जो है ये जाति से था शूद्र, और आपको पता है शूद्रों के साथ बहुत मिसबिहेव हो रहा था पोस्ट वैदिक एज से। ये इस वंश को एस्टेब्लिश किया, और ये अपने को आपको क्षत्रियों को मारने वाला और सेकेंड परशुराम घोषित किया। परशुराम क्षत्रियों को मार रहे थे, परशुराम अपने आप को ये बोला। ये एक राट या एक छत्र का उपाधि भी धारण करता है। इनके टाइम में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनका जो बेटा था जिनका नाम था धनानंद, ये धनानंद बड़ा गलत किस्म का इंसान था। धनानंद क्या कर रहा था, ब्राह्मणों को अपमानित कर रहा था जानबूझ करके। धनानंद का शासन था अहंकार से भरा हुआ अहंकारी व्यक्ति। इसके टाइम में क्या हो रहा था कि जो भी धनानंद के टाइम में ये क्या करता था, सभी बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाता था और बुला करके उनका मीटिंग आयोजित करवाता था। उस मीटिंग में डिबेट कराए, जो जीते उसे उपहार दे, गोल्ड कॉइन्स उपहार के रूप में, और सम्मान के साथ ना देकर फेंक के दे। हुआ क्या, जिस समय धनानंद का रूल चल रहा था उसी समय सिकंदर इंडिया की तरफ आ रहा था। तो सिंधु नदी के पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक आचार्य थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य जो थे ये बोले कि ना ये तो विदेशी है, सिकंदर जो है अलेक्जेंडर विदेशी है, तो ये देश को लूट लेगा। ये चल गए धनानंद के पास, क्योंकि सबसे पावरफुल सबसे पैसा वाला राज्य मगध और उसका रूलर धनानंद, तो धनानंद के पास पहुंचे। धनानंद चाणक्य जब धनानंद को सारा बात बताएं तो धनानंद इस बात पर विचार करने के बजाय उपहास कर दिया, यानी चाणक्य का मजाक उड़ा दिया और दरिद्र ब्राह्मण बोल करके भगा दिया अपने दरबार से। ये बात चाणक्य को चुप किया। चाणक्य ने प्रण लिया, जब तक ये धनानंद मरेगा नहीं तब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। और इसी कारण से चाणक्य बदला पे आ जाते, क्योंकि ये जान रहे थे इस व्यक्ति के हाथ में जब मगध रहेगा तो मगध का विकास नहीं होगा। लोगों पर अत्याचार करना, मारना पीटना, इस तरह का सारा हरकत ये कर रहा था। चाणक्य उससे तप चुके थे। अब इस पे अटैक करना है और उस पे अटैक करना है, जिसके पास इतनी बड़ी सेना, इतना अधिक पावरफुल, और चाणक्य के पास ना कोई सेना, ना सिपाही, ना कोई योद्धा। चाणक्य को रास्ते में एक बालक मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्त
मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतिहास में कुछ किताबें बोलती है कि ये ब्राह्मण था, कुछ कहना क्षत्रिय था, लेकिन सच्चाई ये है, सर्वमान सिद्धांत ये है कि ये इस जाति से शूद्र थे। ठीक है, हाँ, ये जाति से शूद्र थे। कैसे? मौर्य जो के टाइटल है, आज भी बिहार में गया साइड के बहुत सारे लोगों का सरनेम मौर्य होता है, और वो जो मौर्य सरनेम वाले लोग हैं वो सभी वर्तमान में एससी में आते हैं, शूद्र में। तो डेफिनेटली शूद्र। और सच्चाई है कि ना, जाति कुछ भी रहे हमें क्या करना, कोई मिले कभी तो पूछ लीजिए ज्ञान, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल तो तलवार का है, पड़ा रहन दो म्यान। समझे बात? जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल तो तलवार का है, पड़ा रहन दो म्यान। तो म्यान को पड़ा रहने देते हैं। अब समझिएगा आगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनसे भेंट हुआ चाणक्य का। चाणक्य उस समय प्रण लिए थे दरबार में ही, धनानंद के दरबार में, कि जब तक मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हारा सर्वनाश नहीं करूंगा, तब तक मैं अपना जो पीछे बाल बांधा जाता है, चोटी बोलते हैं, संस्कृत में कुछ और बोलते हैं, शिखंड करके कुछ बोलते हैं, नहीं बांधूंगा। क्यों बोले ये? क्योंकि उस वक्त ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टा था, कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया नहीं था, ना आधार कार्ड था। लोग एक दूसरे को पहचानते थे कैसे? उसके आवेश से, उसके परिवेश से। अगर पूरी तरीके से क्लीन सेव है और पीछे में अगर वो चोटी बांधे हुए है, सिर्फ जितना पतला चोटी उतना कम ज्ञान, उतना अल्प ज्ञान, जितना मोटा चोटी उतना अधिक ज्ञान। चोटी अगर खुला हुआ है तो वो समझ लो कि वो चंडाल है, और चोटी बंधा हुआ है मतलब उसे उसके पास ज्ञान है, जो कि शांत है, यानी कि वो ज्ञानी है, विद्वान है। तो चाणक्य का चोटी खोलने का मतलब, वो दूसरों के नजर में यही घोषित होना चाह रहे थे कि वो चंडाल है, लोग उन्हें अपमानित करेंगे ऐसे देख करके। तो अपना अपमान करवाने को भी वो व्यक्ति रेडी थे। तो इससे आप समझ सकते हो कि ना उन कितना बड़ा वो प्रण लिए होंगे, क्योंकि उस वक्त लोगों को पहचान बताना होता था। जैसे चाणक्य कहीं पर गए तो उन्हें बताना होता था कि मैं आचार्य चाणक्य हूं। लोग नाम जानते थे, शकल से नहीं जानते थे, नाम सुने होते थे, शकल नहीं देखे होते थे। तो वैसी स्थिति में अगर अपना चोटी खोल दिया और अगर वो बोलेंगे भी कि मैं आचार्य चाणक्य हूं, तो कोई कैसे यकीन करेगा? तो अपने अपमान तक को वो बर्दाश्त किया। उन्हें मिला चंद्रगुप्त मौर्य, कैसे अटैक करें। तो ये लोग थोड़े मोटे सेना जमा किए, पहुंच गए धावा करने बोलने के लिए। धनानंद इन्हें बहुत बुरे तरीके से मारा, जान बचा के किसी तरह से ये सभी भागे, किसी तरह से भाग गए जान बचा करके, क्योंकि धनानंद से लड़ जीतना तो मुश्किल था, फिर भी वो भाग गए, बच गए। अब क्या करें? तो कहानी है कि कहानी के अनुसार जब भागे हुए थे, छुपे हुए थे, तो एक घर में देखें क्या, एक बच्चा प्लेट में उसके खिचड़ी था और वो खा रहा था, खाने बैठा हुआ था। वो जिस बीच में हाथ डाल दिया, उसका हाथ जल गया। उसकी माँ आई, डांटी, बोली अरे तू चाणक्य कैसा बेवकूफ है क्या, जो बीच में हाथ डाल दे रहा है? किनारे किनारे से खाया करो, किनारे किनारे ठंडा रहता है भोजन। तो चाणक्य को समझ में आ गया कि अरे क्या करना है। वो क्या किए, मगध अगर ये है तो उसे किनारे किनारे से अटैक करना शुरू किए। पहले ये इलाका पे कब्जा कर लिए, फिर ये इलाका पे, फिर ये इलाका पर, इस तरह से चारों तरफ से घेराबंदी कर लिए। जब चारों तरफ के किनारे किनारे वाले इलाके पर वो कब्जा कर लिए, सेना बड़ा हो गया, तब जाकर के मिड पर हमला बोलते हैं, धनानंद पर हमला बोलते हैं, धनानंद को मार देते हैं। और मारने के बाद एक नए साम्राज्य का स्थापना होता है जिसका नाम होगा मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य। और यहां से मगध को इज्जत मिलेगा। ये जो मगध होगा, अफगानिस्तान से लेकर के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जोड़ ले तो कन्याकुमारी तक, और इधर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जोड़ ले तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ के मैदान तक फैला हुआ एक रियासत, एक एम्पायर, एक साम्राज्य। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा साम्राज्य कहलाया ये मगध साम्राज्य, सबसे अधिक पावरफुल।
सिकंदर के साथ के बारे में बता देता हूं, सिकंदर का क्या हुआ। सिकंदर इंडिया आया, सिकंदर का सेना जब देखा धनानंद की सेनाओं को, जो कि बहुत बड़ा था, तो सिकंदर का सेना घबरा गया और घबरा के बैकफुट हो गया। चूंकि सिकंदर का सेना बैकफुट हो गया तो सिकंदर भी चला गया वापस। अल्टीमेटली सिकंदर इंडिया एंटर नहीं कर पाया, भारत जीत नहीं पाया। तो इस आधार पर सिकंदर तो हार गया, यस और नो? अलेक्जेंडर यानी सिकंदर तो हार गया, ये तो डिफीट हो गया। तो इस आधार पर जो जीता वो सिकंदर कहना तो बिल्कुल गलत है। जो जीता निंजा वर्मा, जय हिंद भाई। ओहो उपेंद्र, मोस्ट वेलकम। इस आधार पर जो जीता वो सिकंदर कहना तो बिल्कुल गलत है ना? ये तो बिल्कुल गलत है। तो चूंकि हम सभी इंडियंस हैं, हम क्या बोलेंगे? जो हारा वो सिकंदर, ठीक है? जीता वो काट दो और यहां पर हारा कर दो, जो हारा वो सिकंदर, यस और नो? क्योंकि सिकंदर तो अल्टीमेटली हार गया था ना, सिकंदर तो हार गया था, ठीक है? और सिकंदर क्यों हारा था? तो धनानंद की सेना की वजह से। सिकंदर क्यों हारा था? धनानंद की सेना की वजह से, ठीक है? धनानंद की सेना को देख के घबराया था। और धनानंद किससे हारा है? चंद्रगुप्त मौर्य से। मौर्य से हारा है। तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य, बोल सकते हैं जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? बिल्कुल। तो देखो इतिहास को लिखा है अंग्रेजों ने, तो अपने बाप चचा का तो नाम लेगा ही इज्जत से, उसका तो बड़ाई करेगा ही करेगा। अब हमारा फर्ज है कि हम उस इतिहास में जब जान रहे हैं तो उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें। तो आज से आप सभी यही बोलिएगा कि जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य और जो हारा वो सिकंदर। समझे बात? क्यों? तो कहानी तो समझ में आ ही गया। चलो, तो सबों का क्लियर? सबों का क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लो।